अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2022 पर एफबीआर की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी क्या है और जो टैक्स में नई तरामीम की गई हैं उन पर टैक्स दहंदगान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मौजूदा हालात में हुकूमत को डॉलर की ज़रूरत है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि टैक्स अहदाफ भी पूरे हों और IMF से पैकेज भी लिया जा सके। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के और सीनियर नायब सदर रह चुके हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर हैं, बहुत ही ग्रिप है टैक्सेशन पर। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी ICAB के और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के, FCA हैं और टैक्स पर काफ़ी ग्रिप रखते हैं। ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो मौजूदा हालात में मुआशी इमरजेंसी का एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है जिसकी हुकूमत भी वजाहत कर रही है, ऐसा नहीं है, आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करके शुरू की बात अपनी। एक्चुअली इस वक्त हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुआशी लिहाज से बहुत ही बड़े बहरान से गुज़र रहा है। हमारा मसला है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है और उन डॉलर्स के जो हमें जो हासिल होते हैं एक्सपोर्ट से या फॉरेन रिमिटेंस से, उसमें भी कमी आ रही है। इसके साथ साथ जो इंपोर्ट्स बिल हैं और जो इंपोर्ट की अदायगी हैं उनकी जो शरह है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और ये जो गैप है ये हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ये जो आपने सवाल किया कि कोई ऐसी इमरजेंसी लगने की तरफ जा रही है, तो बुनियादी तौर पे तो जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, जिस तरह मिनिस्टर साहब खुद हैं या उनकी मिनिस्ट्री है डार साहब की, उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि हुकूमत के इस वक्त ऐसी कोई सोच हुकूमत के हलकों में नहीं है और उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि इस वक्त जो है ऐसी कोई मुल्क की हालात नहीं है कि हम इस इमरजेंसी की तरफ फौरी तौर पर जाएँ। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी चंद एक वजूहत हैं। और जो कारोबारी अफराद हैं और जो हमारे इस वक्त बिज़नेसमैन हैं वो पिछले चंद दिनों से बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। आपकी जो टीवी की मेन स्ट्रीम है वहाँ भी जो टॉप आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें भी ये बात हुई कि लेटर ऑफ क्रेडिट के ओपनिंग के हवाले से कारोबारी अफराद को इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है। जी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री जो है वो अपने जो मशीनरी के पुर्जाजात, जिसे हम ऑटो पार्ट्स कहते हैं, या जो मशीनरी के चीज़ें हैं या जो रॉ मटेरियल्स हैं, मेडिसिन की चीज़ें हैं, एनर्जी की चीज़ें हैं, जा रहे हैं, तो उनको लेटर ऑफ क्रेडिट की क्लियरेंस नहीं मिलती स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ऑफ द रिकॉर्ड जो है बैंक्स डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च करने में हमारी मालूमात के मुताबिक 10-12 दिन तक का टाइम ले रही हैं। कंसाइनमेंट आ जाती है, बिजनेसमैन को उसके डैमेजेस देने पड़ रहे हैं, बैंक के पास डॉलर ना होने की वजह से डॉक्यूमेंट्स की ताख़ीर है आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने में। चूँकि 10 दिन तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, वो शिपमेंट्स क्लियर नहीं हो पाती, तो पोर्ट के जो डैमेजेस और ड्यूटीज़ और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ा रही है। जी। ये जो परेशानी है अब ये डबल होती जा रही है इस लिहाज से कि गवर्नमेंट के यहाँ जो कंसाइनमेंट्स आई हुई हैं पोर्ट के ऊपर, उनके डॉक्यूमेंट्स को किसी ना किसी टेक्निकल जो है वो टेक्नलिटीज़ के ऊपर रख के, इसका सर्टिफिकेट नहीं है, इसकी आप देखते होंगे पोल्ट्री वालों के आए दिन इश्यूज अखबार टेलीविज़न में आने शुरू हो गए, सोयाबीन के ट्रक वापस चले गए हैं सर, चले गए हैं। और इसी तरह से जो है आपके बेशुमार जो बिजनेसमैन अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट के वाले से हैं परेशान हैं। इसकी मैं आपको बुनियादी एक वजह बताता हूँ कि इस वक्त डॉलर हमारे मुल्क में जो ओपन मार्केट में तकरीबन 245-246 का ट्रेड हो रहा है। जी। और बैंक के पास प्राइस है 245। ये 20 रुपए का जो गैप है सर, ये आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करता है। जो रिमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल भी जो आते थे वो किसी ना किसी हुंडी के जरिए 10 रुपए उसमें ज़्यादा है, 20 रुपए सर हवाला हुंडी से। और चूंकि मार्केट में डिमांड है तो हवाला हुंडी का काम करने वाले अफराद जो हैं वो दोबारा, जो बिल्कुल सर्द खानों में चले गए थे, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के ये काम शुरू कर दिया है। 20 रुपए का फ़र्क जिस 1000, 1500, 2000 डॉलर कमाने वाले आदमी के लिए ये 20 रुपए का गैप बहुत अट्रैक्टिव है। इससे गवर्नमेंट को दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो आप समझिए कि आपकी रिमिटेंस नीचे जा रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो रिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारा जो ऑफिशियल एक बड़ा अच्छा एक बैलेंस शीट बन रहा था वो भी ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आपका बहुत बड़ा इशू आ रहा है जो अफगानिस्तान से लैंड रूट के थ्रू इम्पोर्ट है। अफगानिस्तान से आपकी कोल की इंपोर्ट जो है वो, उसके लिए कोई पेमेंट का इस वक्त मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जो इंडस्ट्री है, आपका पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, आपकी पेपर इंडस्ट्री है, जितने भी कोल इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स हैं, दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट द टाइम।
उनको पेमेंट की अदायगी के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं, बॉर्डर के ऊपर क्रॉस बॉर्डर करने के लिए पेमेंट की जाती है इन कैश। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली तो बुक्स में वो कैश दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करता चलूँ कि खबरें इस किस्म की हैं कि बाज़ार से डॉलर ख़रीद के बॉर्डर पे डॉलर दिए जाते हैं तो कंसाइनमेंट वहाँ से क्रॉस होता है। ज़ैद चौधरी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका बरमला इजहार किया था, हमने इम्पोर्ट बंद किए हैं, लेकिन वो जो जिन चीज़ों की हमने बंद की हैं वो चीज़ें डबल हैं मार्केटों में। इसका मैं असमंगनी जो है उस पर वो काबू नहीं पा सकते। दूसरा 84, 85 के जो केसेस इल्तवा के शिकार थे, वज़ीर ख़जाना साहब कई दफ़ा उस पर अपना बयान दे चुके हैं। मैंने वो हमने 1 लाख तक सीज कर दी है, लेकिन $7,000 वाले उनको भी नहीं उन केस खेल रहे। और 31 दिसंबर से फिर वो कहा जा रहा है जी हाँ, अब तीनों जो इम्पोर्ट हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है 3 माह के लिए। मैंने आपका पॉइंट ले लिया। एक्चुअली देखें, चूंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है जी जी। तो बिजनेसमैन ने अपना कारोबार बंद नहीं करना। बिजनेसमैन जो है वो इसी मार्केट को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हवाला हुंडी की और ये जो ग्रे मार्केट है, इसको यूज़ करते हुए वेंडर्स को अपनी पेमेंट भेज रहे हैं और कैश पेमेंट की बुनियाद पे अपना माल मंगवाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बैंक के जरिए पेमेंट का काम ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि हुंडी का कारोबार अब फ़रोग पाएगा। जी, वेंडर से वो बेशक अपना क्रेडिट का एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 120 दिन का क्रेडिट या 180 दिन का क्रेडिट कंसाइनमेंट को क्लियर कराने के लिए। लेकिन अगर इस बात को आपके प्रोग्राम में ना किया जाए तो इस मुल्क की इकानमी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जी जी, कोई शक नहीं है। बिजनेसमैन जो है उन्होंने अपना पैसा हवाला हुंडी से बैरून मुल्क भिजवाना शुरू कर दिया है और अपनी कंसाइनमेंट्स को क्रेडिट के नाम पे सो फार मंगवाना शुरू कर दिया है। असल ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को कैटेगरीज बनानी चाहिए कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं, जिस तरह बात चल रही है कि प्याज, लहसुन और इस किस्म की चीज़ों की, अदरक की कंसाइनमेंट स्पोर्ट पे खड़ी हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी डोमेस्टिक सफिशेंट है प्रोडक्शन और आपकी इन्वेंट्री जो है वो इस काबिल है कि वो आपकी लोकल मार्केट को सैचुरेट कर सके, को प्राइसेस की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना आ जाए उसको बंद करने से, तो आपको उन चीज़ों के पीछे जाना है जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि बेशुमार इंपोर्ट्स कमर्शियल इस किस्म की हो रही हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं है। पिछले माजी में हमने जो एक बहुत बड़ी गलती की, जिसका आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने किसी फोरम पे कुछ बहुत ज़्यादा इजहार किया हो, वो है सर आपका एनालिसिस कि किस सेक्टर की क्या डिमांड है, किस सेक्टर के क्या गैप्स है। ये सेक्टर वाइज स्टडी की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि हर सेक्टर को चलाने के लिए एसेंशियल इंपोर्ट्स, उनके मसाइल क्या है, उनकी सप्लाई क्या है, उनकी डिमांड क्या है। कमर्शियल इंपोर्ट्स और जो कमर्शियल ट्रेड है, इसको रोकना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। और वो इंपोर्ट्स जो कि गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल आइटम्स की चीज़ें हैं, या किसी ट्रेड के अंदर अब पैनिक की वजह से लोग 4 महीने से 5 महीने की फॉरवर्ड इन्वेंट्री रख के चल रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो ये जो ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का टेम्परेरी कंट्रोल है ये निकलेगा और ये डॉलर फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो लोग अपने पास फॉरवर्ड इन्वेंट्री 3 महीने की, 120 दिन की, 5 महीने की रख के चल रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो हो गया ये। दूसरा एस्पेक्ट नज़र आ रहा है आपका यूक्रेन की वॉर का। यूक्रेन की वॉर का जो रिवर्स बैक इम्पैक्ट है वो हमारी इकॉनमी पे अब तेज़ी से आना शुरू हो गया है। सारा यूरोप हम जानते हैं कि इस वक्त रिसेशन में है। रिसेशन से मुराद ये होता है कि परचेजिंग पावर्स कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो जाती है और गैस के ना होने की वजह से उनकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोज़गारी है, हुकूमतों पर बोझ बढ़ रहा है। तो वहाँ जब डिमांड कम होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स ने अल्टीमेटली कंप्रोमाइज़ होना ही होना है। टेक्सटाइल ही आपकी एक मेन एक्सपोर्ट है और जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, या इस तरह से जो 5 सेक्टर्स हैं जिस पे आप मेनली डिपेंड कर रहे हैं, इसमें एक डिप आनी है। ये डिप 20 to 25% तक की हो सकती है और हम ये समझते हैं कि हमारी इकॉनमी इस वक्त अगर एक्सपोर्ट के अंदर 10, 15, 20% की डिप आए तो उसे अफोर्ड करने की पोजीशन में हम बिल्कुल नहीं आए। तीसरा, आपने फ्लड का बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया। $30 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन इस हुकूमत की उस तरह से कोई हमें एक्टिव प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दी जा सकी, रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकी अभी तक कुछ भी नहीं। जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये आपके मुल्कों की हिस्ट्रीज के अंदर आपके लोन की रीस्केबल, आपकी डेट की रीस्केबलिंग, आपके जो डोनेशन फंड, स्पोर्ट्स, इसके ऊपर दुनिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की तवज्जो और चीज़ों
चीज़ों की तरफ है, और या वो मैं समझता हूँ कि इतनी वो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उतनी फोर्स के साथ दुनिया के सामने जा सकते। लीडरशिप जो है वो अपने मसाइल में उलझी हुई है, और असल मसाइल सियासी अदम इस्तेकाम के हैं, जिसकी वजह से कुछ काम, और एक ऐसी हुकूमत जिसकी कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन हो। अच्छा, ये जो इस तरह का इम्पैक्ट है कि ये हुकूमत साजिश से आई है, ये हुकूमत साजिश से गई थी, और इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट्स के पास पॉलिसी नहीं होती, और अगर पॉलिसी होती है तो अपने इंटरेस्ट की होती है, अवाम के इंटरेस्ट की नहीं। चौधरी साहब देखिए ना, वो ये 4.9% पे IMF से कर्जा लिया गया। डोनर एजेंसी जो 1%, ज़्यादा से ज़्यादा तारीख में 2% रहे, अब 4.9 पे लिया गया। अब जो कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, वो 17% पे लिया है। ये तारीख का हाईएस्ट है। इसाक डार साहब पहले भी आए थे, जब भी 18% तक इन्होंने कर्ज सख्त शरात में लिए थे। इसलिए तो मुल्क फिर हम, इसका मतलब हम डिफॉल्ट की तरफ। देखिए, मैंने आपको ये अर्ज किया यूबी साहब, जब हमारे पैसे वापस करने की जो कमिटमेंट है वो हमारी बैलेंस शीट से नज़र नहीं आ रही। जी जी। और हमारे जो फिगर्स हैं वो कोई भी मुल्क हो, अदारा हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई डोनर एजेंसी हो, वो किसी भी मुल्क को पैसे यूं नहीं देते। जी हर जी। हर हर प्रोग्राम के लिए एक SOP होता है। जी जी। तो इस वक्त हमारी जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है, और हम ये समझते हैं कि कोई भी डोनर एजेंसी, चूँकि पाकिस्तान इज़ ए रिस्क कंट्री, और यहाँ पे हसन भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये समझते हैं कि जो रिस्क क्लाइंट होता है तो उसके साथ जो है वो बड़ा देख के मामला किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक हो या इंटरनेशनल बैंक। सही कह रहे हो आप। मैं दोबारा चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। हसन अली कादरी साहब, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 आया, उसमें नई अमेंडमेंट्स भी की गई टैक्सेस की, जिसमें 7E है। आप समझते हैं 7E पे आज तक कितने माह हो गए हैं बजट को आए, अभी तक टैक्स पेयर के अंदर वो जो इबहम है वो क्यों है? और 7E अगर 31 दिसंबर तक डेडलाइन जो दी है फॉर्म भरें, तो आप क्या समझते हैं लोगों को पास तो पैसे नहीं है कि कहाँ से देंगे, कहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ से टैक्स देंगे? बड़ा आपने एक अहम सवाल किया है यूबी साहब, और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया। लेकिन इससे पहले जैसे जाहिद भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात के ऊपर थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि बिल्कुल जो हमारा रिस्क का मसला है वो यही है कि जब आप रिस्क प्रोन हो जाते हैं और नज़र आता है कि आपकी जो बेसिकली वैल्यूएशन की जाए, जैसे आप किसी भी कंपनी या इदारे की वैल्यूएशन करते हैं, तो अगर हम इस वक्त अपने मुल्क की वैल्यूएशन करें तो हमारी वैल्यू किसी भी इन्वेस्टर को नज़र नहीं आ रही। इन्वेस्टर के लिए आप जब प्रोस्पेक्टिव नहीं होते, जब आप रिस्की इकॉनमी होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात आपको वापस ले जाना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त ये कहा गया कि जी कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री की हैसियत दी जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अब उसमें क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये कह रहे हैं कि जी बिल्डर वगैरह जो है वो 7E में शामिल नहीं है। मैं इस बात से कतई तौर पे नहीं कहता कि गलत है, लेकिन बात है कि देखें अल्टीमेटली जो आम पब्लिक है उसको आपने एक रुझान दिया कि आपके पास जो पैसा है या जो इजाफी जो जायदादें हैं, आप उसको जो है जायदाद की लैंड है आपकी, या प्लॉट की मद में रखें, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आपने कहा जी 7E आ जाए। अच्छा, कहानी 7E की नहीं है। कहानी ये है कि अगर आप किसी भी कानून को देखें तो जो भी बेसिकली लेजिस्लेशन आती है, उस लेजिस्लेशन के ऊपर कोई चेक नहीं रखा जाता कि जी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में या जो जुडिशल टेस्ट जो है उसको पास करेगी या नहीं करेगी। और अगर हम देखें जुडिशल टेस्ट पास करने की बात देखें तो ये आपका कानून आया जी जून के अंदर, और अब हम दिसंबर में खड़े हैं, और अभी भी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट आई है। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तक जो हम वेट कर रहे हैं, टैक्स पेयर बजाते खुद या जो आम आदमी है वो इस वक्त एक इस्तराब का शिकार है कि जी आगे क्या होने जा रहा है। इसमें एक तरफ तो ये है कि आप कहते हैं कि जी 7E हमने लगाना है, और उसमें आप कहते हैं कि ठीक है जी जो आपकी ऑक्यूपेंसी में जायदाद है या जो आपका कारोबारी जायदाद है या जो कोई ऐसा मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है जो इसमें नहीं फॉल करती, वो एक्सकल्जन आपकी हैं, या अगर आपने 236K दिया हुआ है वो भी एक्सकल्जन है। मगर अल्टीमेटली आप क्या कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास जायदाद है तो, और 30 जून 2022 में है, एक और चीज़ भी है कि आपने रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कर दिया, यानी आपने करंट ईयर में नहीं किया, और आपने कहा जी 30 जून 22 में अगर आपके पास वो चीज़ें हैं और वो कैपिटल एसेट की मद में आती हैं जो कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं अदर, तो वो अल्टीमेटली जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल 1% बेसिकली ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और पिछले साल से उसका इतलाक हो जाएगा। अब इसमें देखें दो बातें हैं जो मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ। अभी एक SRO आया जिसमें कहा गया कि जी जो इसका फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया है उसको 31 दिसंबर 2022 तक आप जमा करा सकते हैं। अब जो हमारी इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख है वो 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
अब इसमें दो अलमी हैं जो कि बेसिकली मैं चाहूँगा जाहिद भाई भी इस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है लीगल एस्पेक्ट को ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि देखें सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट हमारे ख़िलाफ़ आ गई। फॉर एग्जांपल लाहौर हाई हाई कोर्ट में कोर्ट भी जो केस ही है, चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट टैक्स पेयर के फेवर में आ जाती है तो उस वक्त क्या सिनेरियो रहेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट एक अच्छा, डिफरेंट भी, अब इसमें एक चीज़ हसन ये आ भाई, जाती मुझे ब्रेका कहा जा रहा है, सिंध हाई कोर्ट की जो जजमेंट 7 पे आई है वो टैक्स पेयर के खिलाफ आई है या उसके हक में आई है? हाई कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई ये 7 जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है ये टैक्स पेयर के हक में आएगा? आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मत साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट की या सिंध हाई कोर्ट की बात है, देखें जो कोर्ट्स होते हैं उनकी जो जजमेंट होती है वो होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स और पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, और उसमें एंगल देखे जाते हैं कि लीगल पहलू क्या क्या है। अब हमने जब, क्योंकि मैं फ़िस्कल लॉ कमेटी में था, तो वहाँ जब हमारी डिस्कशन हुई, हैदर पटेल साहब जो हमारे फ़िस्कल लॉ कमेटी के मेंबर थे और बाकी जो हमारे सीनियर मेंबरान थे, आसिफ कसबाती साहब, हमने जब डिस्कशन की, जब हम चेयरमैन साहब के पास गए और जब ये सारा कानून डिस्कस हो रहा था, तो उस वक्त बात ये आई कि जनाब ये जब कानून आएगा तो उसमें दो एंगल निकलेंगे। एक तो ये कि क्या ये प्रोविंशियल के अंदर टैक्सेबल है या फेडरल के अंदर टैक्सेबल है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप इलाही कॉटन मिल के केस लॉ को देखें तो उसके मुताबिक जो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर आप देखें तो डीम्ड इनकम देखें जी, आपका जो प्लॉट है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इनकम जनरेट ही नहीं हो सकती, उससे डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट ड्राइव करना हमें समझ नहीं आता। जैसे एक वेकेंट प्लॉट है, उसमें डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, और इसमें बहुत सारी पेचीदगी हैं। जैसे कि किसी की कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, अभी आज मेरे पास एक सवाल आया जिसमें कहा गया कि जी एक शख्स है जिसके पास 4 कनाल का एक घर है, तो जॉइंट भाई हैं, 2-3 भाई हैं जिनका 4 कनाल का घर है। उन्होंने क्या किया कि जब उनके बेसिकली उनको मतलब अल्लाह ताला ने अता किया तो हर एक ने अपना एक एक घर बना लिया, और अब वो अपनी जो उनकी बेसिकली आबाई घर है उसको बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो उनकी ऑक्यूपेंसी में नहीं है। अब जो नए घर हैं वो उनकी ऑक्यूपेंसी में है, तो ज़ाहिरी तौर पे उसके ऊपर 7E का इतलाक़ हो जाएगा। अब ये जो मसाइल हैं टैक्स पेयर के, और इसमें देखें सबसे बड़ा जो मसला है ना, हमेशा मैं आपको बताऊँ यूबी साहब कि मसला कानून का नहीं है। मसला कानून का इशू क्या आ रहा है कि हम डिज़ाइन तो कर लेते हैं कानून को, जाहिद भाई शायद मेरी बात से एग्री करें, जी जी, लेकिन उसकी जो ऑपरेटेबिलिटी है और वो किस हद तक ऑपरेशनल है, इसको देखने की ज़रूरत है। जी देखें, जी, आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक टैक्स पेयर है जी जी, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी की, उसके पास एक 5 मरले का मकान है और उसने 3 या 2 प्लॉट ले लिए जो उसके पास थे। समहाउ उसकी प्रॉपर्टी आप कह लें जी 25 मिलियन से होके 26 मिलियन होगी मिसाल के तौर पे। तो क्या वो जो 26 मिलियन है वो बैंक में रखेगा तो उसको क्या प्रॉफिट आएगा, पहले इस बात का जवाब दें। अब वही 26 मिलियन जब वो ज़मीन के मद में रख रहा है तो कमा उससे वो कुछ भी नहीं रहा है और टैक्स आप ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास सर इस वक्त लिक्विड फंड नहीं है, लोगों के पास तो कारोबार चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो आप किस तरह लोगों को कह सकते हैं कि जहाँ से आप कमा ही नहीं रहे वहाँ से टैक्स दें? क्योंकि टैक्स का देखें, टैक्स की जो रू है ना सर, इनकम टैक्स की रू, वो इनकम से ही है कि आप पहले ये तो डिफ़ाइन करें कि इनकम इसमें से कोई ड्राइव हो भी रही कि नहीं हो रही। जब इनकम ही ड्राइव नहीं हो रही तो उस पर टैक्स हम कैसे लगा सकते लेकिन हसन साहब, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022, हैं? जी जी ये तजर्बाकार हुकूमत थी, 13 जमातें थी, आधी जमातें थी, उन्होंने बजट जो पेश किया था, आप क्या समझते हैं उस बजट पे एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है वो दुरुस्त है? क्योंकि नवंबर तक 11% रेवेन्यू में ग्रोथ थी, जबकि आईएमएफ कह रहा था 25% हमें ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ करके दिखाएंगे, फिर अगले पैकेज की तरफ सर जाएंगे। देखिए, तो मादर फिर के हम साथ तो मादर के टारगेट साथ जो एफबीआर की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी, आप किस तरह देखते हैं नहीं, सर? देखें वैसा मादर के साथ जो एफबीआर की परफॉर्मेंस है ना, वो ऐसे है कि जब आप ब्रॉडनिंग की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि ब्रॉडनिंग की दरवाजे को उन्होंने पक्का ताला लगाया हुआ है, जो पक्का ताला वो खोलना नहीं चाहते। आज आप एफबीआर चले जाएं, आपको पता है हमारे यहाँ लाहौर में 38(1) के नोटिस इशू हो रहे हैं, हर तरह के ऑडिट्स हो रहे हैं, इस तमाम मामलात हो रहे हैं। पहले इन चीज़ों को रोका गया था, बैंक अकाउंट अटैचमेंट भी हो रही है, तमाम केसेस दोबारा पॉपअप होना शुरू हो गए हैं। नंबर 2 चीज़ ये है कि जहाँ तक ये बात है, इशू वही आ जाता है कि देखिए हम करंट टैक्स पेयर को स्क्वीज़ कर रहे हैं। देखें आप हमेशा हम जो है गलती पे रखते हैं एफबीआर के लोगों को। देखें एफबीआर के लोगों को आप गलती पे नहीं रख सकते, गलती पॉलिसी मेकिंग की है। पॉलिसी मेकिंग में आप चले जाएँ, जाहिद भाई एग्री करेंगे कि जैसे पीटीपीए की अगर मैं बात करूं, लाहौर टैक्स बार की अगर मैं बात करूं, या मैं आईकैप के फोरम की बात करूं, ब्रॉडनिंग के नाम पे एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की प्रेजेंटेशन हर साल एफबीआर को ये भी जाके देते हैं, हम भी आईकैप के तनाजुर में जाके देते हैं बीइंग आईकैप रिप्रेजेंटेटिव।
और हम 12 दफ़ा गुजारिश करते हैं जाके कि हुजूर आपकी मेहरबानी, आप कम से कम ब्रॉडनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ब्रॉडनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जाहिद भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जी एक जो आउटर इकॉनमी है वो भी एक चीज़ें कर रही है, उसको हम फोकस नहीं कर रहे। और देखें अल्टीमेटली जो आपकी टैक्स बेस नहीं है, आप उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? आपने एक्टिव टैक्स पेयर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट तो निकाल दिया, साहब आप डेटा आप अभी भी यूज़ टैक्स नहीं कर रहे। पोटेंशियल है, पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल है, टैक्स पोटेंशियल है, लेकिन देखें टैक्स पोटेंशियल में भी क्या है कि मैं 7E की बात करता हूँ आपसे। जी जी। हम जैसे 7E के टॉपिक की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि 7E में 25 मिलियन की लिमिट ही क्यों रखी गई? 7E अगर करना था तो उसको प्रॉपर रैशनलाइज करते, उसके ऊपर टॉप टीयर को रखते, जैसे 100 मिलियन 200 मिलियन की अमाउंट रखी जाती, और ऑन टॉप ऑफ इट उसके अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी इशू सॉर्ट आउट किया जाता, और जितने भी लीगल लकूनात हैं उनको एड्रेस किया जाता है। अच्छा, अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये होता क्यों है? जी जी। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि चंद अदद जो वहाँ FBR के अंदर सो कॉल्ड थिंक टैंक हैं, वो अपने तौर पे फ़ैसला करते हैं, अपनी डिस्कशन करते हैं, और वो फ़ैसला जब तक आपके पास आता है, जब तक लॉ इनेक्ट हो चुका होता है। देखिए अल्टीमेटली जब कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो आपको चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ दें, एतमाद में लें और उनको बताएं। और अल्टीमेटली मुझे ये समझ नहीं आती कि अगेन आपके FBR के अंदर जब से लॉ बन रहा है, जब से मैं काम को देख रहा हूँ, कर रहे हैं हम लोग, जाहिर साहब ज़ाहिर है हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस बात को वेट करेंगे कि पासिंग द जुडिशल टेस्ट किसी भी कानून को लाने से पहले ये नहीं किया जाता। तमाम इंटरनेशनल ममालिक में ये किया जाता है कि देखा जाता है कि क्या जुडिशरी इस पर तो नहीं एतराज़ करेगी। और बहुत सारे कानून हमारे ऐसे हैं सर जिसके ऊपर जुडिशरी एतराज़ करती है, जैसे बहुत सारी जाती हैं, जैसे मिसाल कानून बनता है वो हाई कोर्ट में जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही असेसमेंट की जाती है अरबों की, वो हाई कोर्टों में जाके सिफर पे आ जाती है। ये परफॉर्मेंस है। ज़्यादातर चौधरी साहब, हुकूमत ने इस दफ़ा सुपर टैक्स भी लगाया, 4C अमीरों से टैक्स लिया जाएगा, CVT लगाया। ये सारी चीज़ें लगाने से हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, और मार्केट के जो टैक्स देने उन पर उनके असरात क्या हुए? अयूबी साहब, ये जो बजट पेश हुआ ना जी, एक तो आपने खुद फरमाया कि 13 जमातों का जो है एक वो माइंड था। एक्चुअली चूँकि इस गवर्नमेंट के पास एक ही साल था तो इन्होंने फ़ैसला ये किया, और सामने IMF का प्रोग्राम था। जी जी। IMF की इनके सामने जो डिमांड्स थी वो ये थी कि जनाब आपने बजट को इतने % इंक्रीज़ करना है, और इसके साथ आपने डायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन है उसको बढ़ाना है। इनडायरेक्ट टैक्स करने से जो है वो आम आदमी का इस्तेसाल होता है। अब हमारी जो टैक्स की टोटल रेवेन्यू है, जो बास्केट है, उसमें अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह बढ़ती चली जा रही थी। अगर आप प्रोजेक्शंस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ था, लेकिन उस डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आप विंडो खोल के देखें तो पता चलता है कि ये भी सारा विद होल्डिंग टैक्सेस से आ रहा है, इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। तो उसमें पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो डायरेक्ट फॉर्म में थी वो नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम 3 नए टैक्सेस लेके आएंगे जो डायरेक्ट टैक्स की मद में होंगे, और उसके फिगर्स बनाए गए, और IMF को सेटिस्फाई किया गया कि इस तरह से हम 400 अरब रुपए मज़ीद इकट्ठा कर लेंगे जो हमारा गैप है। उसके अंदर 7E का कानून था जो हसन साहब ने बड़ी डिटेल से आपको बताया। CVT है जो कि फॉरेन एसेट्स, जो रेजिडेंट लोगों के फॉरेन एसेट्स अगर 100 मिलियन से ज़्यादा हैं तो उनको 1% CVT देनी होगी। इसके साथ साथ सुपर टैक्स लेके आया गया। सुपर टैक्स कहा गया कि ये जो हाई एंड इनकम लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो कंट्रीब्यूट करें और कमज़ोर लोगों का सहारा बने। 15 करोड़ रुपए से ये शुरू होगा, 1%, 20 करोड़ 2, 25 करोड़ 3 और 30 करोड़ से ज़्यादा वाले जो होंगे उसको 4% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी आमदन का, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। अच्छा, इसके साथ 10 सेक्टर को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें सिमट सेक्टर, बेवरेजेस, ऑयल सेक्टर और भी इस तरह के 10 जो सेक्टर्स थे, उनको कहा गया कि अगर आप 300 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाएंगे तो आप 1 साल के लिए 4% नहीं बल्कि 10% देंगे। ये जो, और इसी तरह से जो कैपिटल गेन टैक्स था जायदाद को बेचने पे, उसकी जो 4 साल की एग्जम्पशन थी उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया, और इसकी परसेंटेज को भी बढ़ा दिया गया, और इस तरह से जो एग्जम्पशंस थी उनको कम किया गया। ये सब कुछ करने का अल्टीमेट मकसद ये था कि जो टोटल बजट है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अब हुआ ये कि ये जितने सब्जेक्ट मैटर हैं ये सब के सब चले गए लिटिगेशन में। सुपर टैक्स भी लिटिगेशन में चला गया, लाहौर में भी, और इसी तरह से कराची में सिंध हाई कोर्ट में। हसन साहब ने फरमाया
7E ये था, ये डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास खाली प्लॉट्स या ऐसी जायदादें हैं जिनसे कोई आमदन हासिल नहीं हो रही और उस आमदन पे टैक्स नहीं अदा किया जा रहा, तो गवर्नमेंट फिर उसको डीम करेगी कि इस प्रॉपर्टी की जो इतनी डीम्ड इनकम होनी चाहिए, उसके रेट भी दिए गए, फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी दिया गया। और इस सब चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि डायरेक्ट टैक्स का कुशन बढ़ाया जाए। आम आदमी को ये टैक्स करना नहीं चाहते थे, चूँकि इन्होंने इलेक्शन में जाना था, तो इन्होंने फिर आसान तरीका ये देखा कि ये एक हम ब्रैकेट पकड़ते हैं और इसको टैक्स कर देते हैं। सैलरीज़ की ब्रैकेट को छेड़ा, उससे सैलरी इंडिविजुअल्स पे भी बोझ आया, लेकिन वो चूँकि तादाद में कम है और वो अफेक्टेड सिर्फ 10-11 लाख लोग थे और जो बेनिफिशरी थी वो आपकी 20 करोड़ की आबादी थी, तो इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह से तो नहीं लगाए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस का मसला आ रहा था, हमारे बिजली के बिलों का मसला आ रहा था। ट्रेडर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने 30,000 पे 3,000, 50,000 पे 5,000, 1 लाख पे 10,000 टैक्स ऑफर किया। फिक्स टैक्स रजीम में उन्होंने नहीं बात मानी, शटर डाउन की कॉल दे दी और इस तरह से गवर्नमेंट को बैकआउट करना पड़ा। प्रेजेंट सिचुएशन ये है जो आपने फरमाया कि इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। 7E सारी कोर्ट में चली गई, इसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिला। ट्रेडर स्कीम के ज़रिए कोई 40-42 बिलियंस की प्रोजेक्शन थी, वो वापस लेना पड़ा, नहीं मिला। CVT कोर्ट्स में चली गई, चूँकि लोगों ने कहा हमने एमनेस्टी स्कीम के तहत आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, अब इस पर टैक्स क्यों दें। और इसी तरह से सुपर टैक्स भी कोर्ट में चला गया कि जनाब इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों कर रहे हैं, ये तजुर्बात इनकम के ऊपर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कवानीन बनाए गए, अब IMF के आगे जो फेस सेविंग बन रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो ये सारी लिटिगेशन अच्छा, है। ठीक है। इस ये जो चेयरमैन FBR कहते हैं कि हमारे 2,000 अरब के, हमारे 1,500 अरब के केसेस फंसे हुए हैं, सिर्फ 1 सेकंड आपका और लूँगा, कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। तो फिर ये जो शॉर्ट और ये जो गैप आता है ना, ये भी लिटिगेशन पे गवर्नमेंट डाल के उसको अपनी फेस सेविंग करती है कि अगर ये लिटिगेशन हमारी फेवर में आ जाती है तो हम इसको कर देते हैं, आपका रेवेन्यू और गैप पूरा कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जो बात हसन ने भी हाईलाइट की, हमारे यहाँ 7E में भी एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट ये है कि जनाब जो आपके पास 25-30 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, आप उनका ही आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, उनकी वेल्थ आपके पास है, उन्हीं से ही आप फॉर्म मांग रहे हैं। लेकिन असूल तो ये है कि जो कानून है ये रिटर्न नहीं है, ये एक एसेट के ऊपर टैक्स है। मान लिया तो FBR को जाना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड पूरे लोगों के पीछे। मुझे बताइए कि FBR ने कोई असूल वाज़ा किया, कोई रूल्स निकाले कि जो DHA की प्रॉपर्टीज़ है जो टैक्स पेयर की नहीं है, प्राइवेट सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टी हैं जो कि FBR के पास लोग रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे ये टैक्स कैसे लिए? तो ये दिस इज ए डिस्क्रिमिनेशन। तो आप ये हमने मान लिया, DHA का मकान भी लिए 30 लाख तो वो ज़्यादा होंगे। अदालतें लेजिस्लेचर को रिस्पेक्ट देती हैं और अदालतें लेजिस्लेशन को सेव करती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेचर को भी चाहिए कि जब आप कानून बना रहे हैं तो एक ही क्लास के अंदर आप लोगों के ऊपर डिफरेंट बर्डन डाल रहे हैं। वो जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर आप बर्डन डालते चले जा रहे हैं। मेरी नज़र में जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कोर्ट के सामने भी रखी जा रही है वो ये भी है कि जो लोग टैक्स सिस्टम में हैं, जिन्होंने अपनी इनकम पे टैक्स दे के ये एसेट्स बनाए हैं, उन्हीं से आप टैक्स दोबारा ले। और जिन्होंने इनकम नहीं बनाई, इनकम का टैक्स नहीं दिया और ये अनटैक्सड इनकम के एसेट्स बनाए हैं, वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम। चौधरी साहब, बातें अभी बहुत सी पीछे हैं। हसन अली कादरी साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जिस तरह अभी जाहिद चौधरी साहब ने बताया, CVT भी बताया, 7E पे भी बताया, सुपर टैक्स पे भी बताया, उसमें हमारे तजर्बात तकरीबन हम नाकाम हैं। जब लिटिगेशन में चले गए तो वहाँ से टैक्स तो नहीं आना, लेकिन जो आवाम को रिलीफ दिया जाता था 1550 अरब, तकरीबन 1580 अरब का जो सब्सिडीज दी गई या एग्जाम्पशन दी गई थी, उनको इस दफ़ा बजट में कम करके तकरीबन 699, 799, 800 अरब रुपये का कम की गई एग्जाम्पशन जो ख़त्म की गई। उसके बावजूद एग्जाम्पशन ख़त्म करने का तजर्बा हुकूमत का कोई बेहतर रहा? आपको लगता है क्योंकि FBR की जो परफॉर्मेंस है 11% रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर वो 800 अरब की एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं तो फिर तो ग्रोथ 30%, 50% तक जानी चाहिए थी। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन साहब, जैसे भी जाहिद साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने जो बड़ा एक अहम पॉइंट रेज़ किया, ये बात जो है ना उसी के साथ कनेक्टेड है। वो इस तरह से कि देखें, आप एग्जाम्पशन किसको दे रहे हैं? आप एग्जाम्पशन उसको दे रहे हैं जो रिटर्न फाइल करेगा जी जी, या जो आएगा। अब टेक्निकली जो आपका नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको तो पहले ही आपने एग्जाम्पशन दी हुई है, तो इनको एग्जाम्पशन दे के पैसे बचा के आपको क्या मिलेगा?
हो क्या रहा है, इसका उल्टा आप नुकसान देखें। हमारे पास क्लाइंट्स हैं बहुत सारे जो NGOs आते हैं, जिनको ये समझ आती है कि 236 में रजिस्टर होना बहुत मुश्किल हुआ है। जी जी। इस टाइम 236 में किसी को रजिस्टर कराना किसी जिहाद से कम नहीं है, जाहिर कोई भाई शक एग्री नहीं है। करेंगे मेरे पास। और आप यकीन कीजिए कि एक एक केस जो है ना अयूबी साहब 6-6 8-8 महीने ले जाता है सिर्फ एक केस को रजिस्टर करने की। अगर मैं बात करूँ, देखिए हो क्या रहा है कि आप ये एग्जेम्पशंस ख़त्म करके कोई ज़्यादा टैक्स नहीं कमा पा रहे। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में है उन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में ही रहना है। CNS की और शर्त भी खत्म कर दी देखिए आपने इनकम CNIC की टैक्स शर्त, में। बिल्कुल CNIC की शर्त आपने ख़त्म कर दी। देखिए ना, एक तरफ तो आप डॉक्यूमेंटेशन को, लेकिन फिर वो क्या बात है, अब आप थोड़ा सा मसले को, जब तक आप चीज़ को डायग्नोज नहीं करेंगे ना सर, एक जैसे एक डॉक्टर होता है जो बीमारी को डायग्नोज करता है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बात की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो क्या रहा है कि आप इजी पिकिंग उठाते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको ट्रेडर ने शटर डाउन का प्रेशर डाला, आपने सरेंडर कर दिया, आपको CNIC का प्रेशर डाला, आपने सरेंडर कर दिया। तो जहाँ प्रेशर आता है वहाँ आप सरेंडर कर देते हैं, वहाँ आप स्टैंड ले नहीं पा रहे। और जो एक इजी पॉकेट है आपके पास 7E की शक्ल में, या किसी आप कह लें जो भी आपके सेक्शन है सुपर टैक्स की शक्ल में, तो उसमें कहने का मकसद है कि उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। अब देखें, हैविंग सेड दैट, जैसे सुपर टैक्स की भी बात की जाती है, उसमें एक आ जाता है कि जनाब हम अशराफिया को टैक्स करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन देखें, अशराफिया को अगर टैक्स करने की बात करें तो देखें बिजनेसेस आर देयर टू मेक प्रॉफिट। अब बात है कि आप उनको कारोबार प्लान तो करने दें। अब आप उससे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस साल जो तुमने कमाया है, जब आप वो कारोबार कर रहा था वो शख्स, तो उसको मालूम ही नहीं था कि उसका प्रॉफिट क्या होगा, और ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं कि हाँ जी ये प्रॉफिट क्योंकि आपने इतना कमाया है तो मेरे हालात नहीं है, तो जनाब आपने सुपर टैक्स देना है। ये कहाँ का कानून है? हसन भाई, इस पहली तरह तो दफ़ा देखें ना, आप इन्वेस्टर को भी बता देंगे। देखें एक और चीज़, सॉरी ईवी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, कि देखिए एक और अहम पहलू है कि इकॉनमी अगर नहीं है तो टैक्स पेयर भी नहीं है। जी जी तो इस वक्त तो आप जिस दोराए पे आ गए, आपने तो इकॉनमी को बचाना है। जी जी। अगर आपकी इकॉनमी ही उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाती तो टैक्स पेयर की तो कहानी ख़त्म है सर। अच्छा हसन भाई, जिस तरह अभी ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब ने बड़ा वाजिया हम इनकम टैक्स का बताया था, डायरेक्ट टैक्सेस की शरह तो जिस पे जाना हुकूमत को चाहिए उस पर, तो उससे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह ज़्यादा है। जी, जी। 85% तो हम विद होल्डिंग के जरिए ले रहे हैं। इनकम टैक्स की शरह देखें तो 46 है, लेकिन 45% पहली बार तारीख में सेल टैक्स में कमी वाक़या हुई है इस दफ़ा। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? सर देखें, उसमें जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जी सेल टैक्स में भी कमी वाक़या हुई है, सारा कुछ हुआ है। असल जो इस सारी चीज़ का जो पहलू है ना, ये हो क्यों रहा है, सबसे पहला सवाल क्या है, वो ये है कि जो आपने FBR की मशीनरी स्टैंड की है ना, वो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव नहीं ले रही। ठीक है। जैसे अभी 7E के बारे में कहा, बहुत ही वादे तौर पे सही बात की गई है कि जी 7E एक अलग फॉर्म जब कर दिया है तो उसका अक्रॉस द बोर्ड जो है 7E आप लगाएं। ठीक है। आपको देखें, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि FBR को नहीं पता कि किसके पास कितने कितने प्लॉट्स हैं, किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो आपकी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनका तमाम का तमाम डेटा सर रिपोर्टेबल है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास डेटा नहीं है, वो डेटा आपके पास मौजूद है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि आप टैक्स इमरजेंसी की सूरत में हम रहते हैं, सिर्फ टारगेट पूरा करना है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, जो आपने सवाल किया है सेल टैक्स क्यों नहीं पूरा हो रहा या चीज़ें क्यों नहीं पूरी हो रही, कि आपका अगेन टारगेट वही है कि जी आप कहते हैं कि जी हमने बाहर निकलना नहीं है, विद होल्डिंग से सेल टैक्स जो आ गया, इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग से आ गया। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, जब आपने टारगेट पूरा करना होता है तो आप कुछ केसेस ऐसे क्रिएट करते हैं 38 की मद में, टोटल ऑडिट्स की मद में और मदों में, एडवांस टैक्स की मद में, जिसमें आप कहते हैं जी मैंने टारगेट पूरा कर लिया। अब वो टेक्निकली टारगेट आपने पूरा नहीं किया होता, वो अल्टीमेटली आगे जाके अपील फॉरम पे या तो कम हो जाता है या वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और अगेन एडवांस टैक्स भी जो है, माजरत के साथ, जो आप ले रहे होते हैं वो तो नेक्स्ट ईयर का ले रहे होते हैं ना सर, तो उसको एडवांस टैक्स को अपने टारगेट में दिखा के आप पूरा कर जाते हैं। विद होल्डिंग को खत्म कर दें और उसको एडवांस टैक्स को खत्म कर दें, तो फिर तो FBR के पास कुछ भी नहीं है। 30,000 का अमला है जो फिर तो सिफर है। तो कभी भी हम सही तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सके, ठीक है, चाहे सेल टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो। आपके विद होल्डिंग के लॉ की रूह क्या थी, पर्पस क्या था या एम क्या था, सबसे पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है ना सर। उसका पर्पस ये था डेटा कलेक्शन। ठीक है, कि विद होल्डिंग से आपने डेटा कलेक्शन करनी थी कि आपका अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर कौन सा है या कौन से लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और उनके ऊपर आपने बाकायदा तौर पे फॉलो अप करके उनको सेक्टर में या जो डॉक्यूमेंटेड मुर्गियां फंस गई वो अंडे खाने के बजाय उनको मुर्गियों को खाना शुरू कर दिया। बेसिकली मुर्गियों को खाना शुरू कर दिया आपने। और ऑन टॉप ऑफ इट आप ये देखें कि हाल ये हो गया है कि आपने करंट टैक्स पेयर के लिए लाइफ इतनी मुश्किल कर दी है कि जो आपका आउट ऑफ टैक्स बेस है वो कहता है कि जी मैं
100% डबल टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन टैक्स बेस में मैंने नहीं आना। अच्छा, इंपोर्ट में यहाँ और तक बात एक्सपोर्ट यही में भी कुछ टैक्स कवानीन का तजाद है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती जा रही है? नहीं, उसमें देखिए मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि ऐसी कोई मैं मेजर रीज़न कहूँगी जी एक्सपोर्ट में है। एक्सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है उसका उन्होंने क्या कहते हैं रिफ़ंड का भी सिस्टम बना दिया है, सारा कुछ कर दिया है। लेकिन मेजर तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक तो जो यूक्रेन वॉर का भी हवाला दिया जाहिद भाई ने कि जो वो एक मेजर रिसेशन है, वो नो डाउट आपके ऊपर भी काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है आपके लिए। जी जी। और एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि देखें अगर आप एक्सपोर्ट को देखें ना, एक्सपोर्ट का आपका प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी इंडस्ट्री को जो है बेसिकली जो फ़ायदे पहुंचाना चाहिए वो आप पहुंचा ही नहीं सकते। आप अपनी इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें एज एन एक्सपोर्टर, और आप श्रीलंका की, बांग्लादेश की, इनकी इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। श्रीलंका तो खैर खुद ख़तरे में रहा है, आप बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, बाकी मुल्कों के साथ कर सकते हैं। जी जी, तो उसके साथ जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनपुट कॉस्ट वे हायर है, सही कह रहे और आप ना इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट दे रहे हैं ना कोई और किसी किस्म की सब्सिडी दे रहे हैं। तो देखें अगेन प्रॉब्लम क्या है कि एक सवाल ये भी आता है कि जी 7E अगर लगाया गया है तो क्या हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के पास पैसा है, और अगर हम ये चाह रहे हैं तो अगेन हमें चाहिए कि हम फिर उस इंडस्ट्री को रिवाइव करें। अब इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जो फ्लड की सिचुएशन आई और सारा कुछ आया, उसमें केस अगर आप बिल्टअप करते और डिस्कस करते प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आप अपने कर्ज़ों को भी रैशनलाइज कर सकते थे। आप बाकायदा तौर पे एक फ़ंड लेके आ सकते थे जिसमें अगर आप इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते, रादर ये जाहिद भाई एग्री करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली आप इन्वायरमेंट बनाते तो जो तबाहकारियाँ हुई हैं, जो मसाइल हुए हैं, उसके लिए आप सोल्यूशन भी ग्रैब करते और आपको इकोनॉमिक सोल्यूशन भी मिलना था। मैं हसन भाई दोबारा सोल्यूशन की तरफ आपकी तरफ आता हूँ, तजावीज़ एंड पे लेता हूँ आपसे। ज़्यादातर चौधरी साहब, टियर 1 के जो केसेस हैं नॉन इंटीग्रेशन की वजह से जो 60% उनका इनपुट डिसअलाउ हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं है? आप क्या समझते हैं कि यूबी साहब जो है इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं एक चीज़ आपके पहले सवाल में भी अर्ज़ कर दूँ, जो आपने कहा कि सेल्स टैक्स का टारगेट 46% जो है वो डिप आई है, उसी में आपसे 3 वजूहत शेयर कर दूँ आपके नाजरीन के लिए। एक तो जब आपने अपने डॉलर बचाने के लिए इंपोर्ट को स्क्वीज़ की है, जी जी, तो अल्टीमेटली फिर जो इंपोर्ट से रिलेटेड आपके टैक्सेस थे वो भी नीचे गए हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, चूँकि हमारे यहाँ जो बिजली तेल से बनती है, बड़ी महंगी बिजली है, और इसका सर्कुलर डेट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और पहले ही हमारे ऊपर जो है वो बिजली का यूनिट इस वक्त तकरीबन 50 रुपये के करीब तक पहुँच चुका है। तो गवर्नमेंट ने इस पे जो सेल्स टैक्स है उसको ज़ीरो किया हुआ है ताकि इसकी मज़ीद प्राइस ऊपर ना जाए। तो इस मद में जो सेल्स टैक्स की प्रोजेक्शन थी वो ज़ीरो होने की वजह से वो सेल टैक्स नहीं आया, इंपोर्ट का नहीं आया। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मैंने आपसे बताया कि आपके पास जब मार्केट में लिक्विड ही नहीं होगा, आपकी रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, आपके पास इंडस्ट्री को नहीं होगी, सही कह रहे हैं, बिजली नहीं होगी, तो आपकी फिर जब उतनी इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर आपको टैक्सेस नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर आप टैक्स लगा के मुल्क की इकॉनमी को नहीं चला सकते, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी पड़ती है, लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना पड़ता है। बिजनेस ही चलेंगे तो टैक्सेस मिलेंगे। टैक्स की शरह आप भले 50% कर दें क्रॉस द बोर्ड, सही कह रहे हैं, फिर भी आप इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। इसमें एनालिसिस ये है और रिसर्च ये बताती है कि जिन ममालिक के अंदर टैक्सेस का बर्डन बिजनेसिस पे बढ़ाया जाता है वहाँ पे बिजनेसिस कम हो जाते हैं। जी। और ये सिर्फ टैक्स में जब बात करता हूँ तो अमाउंट की बात नहीं करता, कंप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा ऑडिट्स हैं और इतनी ज़्यादा फील्ड फॉर्मेशन जो FBR की है उनकी इंटरवेंशन है बिजनेसिस के अंदर के लोग। और फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपकी कंसिस्टेंसी कोई नहीं। आप देखिए कि आपकी साबका गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई मार्च में कि अगर आप नई इंडस्ट्री के लिए प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको हम टैक्स का सोर्स नहीं पूछेंगे और यहाँ आपको क्रेडिट देंगे, यहाँ आपको रिड्यूस रेट 5% लगेगा। आपने बजट में आके उसको विड्रॉ कर लिया। आप मुझे बताइए वो अदारे जिन्होंने प्लानिंग की थी, अगर उन्होंने कोई LC खोल दी हो अप्रैल में, मई में, और जून में उनकी मशीनरी आ गई हो और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद अरेंज की या किसी से बारो की कि हम इसको रिड्यूस 5% टैक्स रेट के ऊपर जो है वो डिक्लेयर करेंगे, आपने जून में आके उसको विद इमीडिएट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब इनिशियो विड्रॉ कर लिया, वो बंदा तो मर गया। अब आप मुझे बताइए इस एनवायरनमेंट में आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? यहाँ सर कंसिस्टेंसी कोई नहीं। लास्ट ईयर में 20 का बजट आया तो ये कहा गया जी कि आपके जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उसमें जो आपकी डिडक्शन बनती है आप पहले साल में 50% लें, जिस साल में एसेट डिस्पोज करें 50% लें। एक साल बाद पता नहीं क्या याद आया, नहीं ये गलत हो गया है, आप यूँ ना करें, आप
पुराने मॉडल के मुताबिक ठीक है, आप डेप्रिसिएशन को यूं ही लेते चले जाएं। मिनिमम में आगे कभी नॉर्मल में आगे फाइनल में आगे सिक्योरिटीज खरीदी, किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो जो टैक्सेशन है बाय कीपिंग इन माइंड इस साल की टैक्सेशन मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, बजट के वक्त रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, नहीं अब जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर 12.5% नहीं 15% होगा। भाई 2.5% तो मुझे मुनाफा नहीं आया तो मैं 2.5% आपको टैक्स ज़्यादा दे दूँ। मुझे इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपको एक टैक्सेशन ऐसी देनी पड़ेगी जो एक कंफर्टेबल टैक्सेशन हो, और वो उसी वक्त ही आ सकती है जब आप जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूछें कि उनके क्या मसाइल हैं। ये जो माशाल्लाह हमारे ब्यूरोक्रेट्स मोस्ट रिस्पेक्टेबल आते हैं, ये इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता, सही कह रहे हैं। और ना ये एक वो तो एफबीआर बना के देता है ना, जो सब एफबीआर बजट भी वही बनाता है, कानून भी वही बनाता है, सारा पेश वो करता है, प्रेजेंटेशन भी वही देता है। आपसे ये करना चाहता हूँ कि टैक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, ये मुल्क टैक्सेस के बगैर नहीं चल सकता। और गवर्नमेंट को ये भी पता है कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, एक्सपोर्ट्स आपकी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई हैं, इसके बाद आपका कैपेसिटी इशू है। चौसा टाइम कम है, आपने हम इनकम टैक्स उनको डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम फ्लॉप हुए, जितने भी नए टैक्स कवानीन लाए, जितने भी हम टैक्स लगाए, फिर एग्जाम्पशन ख़त्म की, उसमें भी तकरीबन हमें नाकामी हुई। अब एक सिस्टम बच जाता है POS यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, क्या इस पे एफबीआर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसमें ईमानदारी ला सकता है? POS सर देखें, ये CNIC की कंडीशन आपने ख़त्म कर दी जी, इसका मतलब आप पे प्रेशर है। POS आपने कितने लगा लिए होंगे? लाहौर जैसे सिटी के अंदर तकरीबन 3.5 मिलियन 35 लाख लोग कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, आउट ऑफ देम आपने 5,000 रुपये लगा दिए, 35 लाख में से 5,000 रुपये लगा के क्या रिजल्ट दे देंगे? रियल टाइम रिपोर्टिंग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें यूँ नहीं होना चाहिए कि अगर आपने उसको इंटीग्रेट नहीं किया तो आप उसका 60% डिसअलाउंस कर दें। ये बहुत बड़ी अमाउंट है बिजनेस के अंदर, 60% डिसअलाउंस को ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उसमें भी हमें नाकामी है। 15% ठीक था, मैं जो है वो प्रपोज करूंगा, हमारी मालूमात के मुताबिक एक मिनी बजट अगले महीने में आ रहा है, 800 अरब रुपए का कहा जा रहा है, मिनी बजट अगले महीने में आ रहा है, उसमें इसे रैशनलाइज करें, 10% 15% तक की पेनल्टी रखें। अगर कोई POS नहीं लगाता तो उसका इनपुट डिस्काउंट करना शुरू कर दें। गैस का बहरान आ चुका है, वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही बता चुके थे गैस बहरान आएगा, लेकिन SMG इंडस्ट्री चलती है गैस पे, तो फिर जब बिजनेस एक्टिविटी नहीं होंगी, अहदाफ ही पूरे नहीं होंगे, फिर आप मिनी बजट लाएंगे, वो किससे पूरा करेंगे? सर इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है ना सर्वाइवल का मसला है, तो सर्वाइवल के लिए IMF फिर अमनेस्टी आनी चाहिए चलने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी टाइम एंड अगेन देनी पड़ती है, और इस दफ़ा एक फिर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी वेल्थ को, चूँकि पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ आती थी उस वक्त इतनी ऑटोमेशन नहीं थी, और उस अपॉर्चुनिटी आने से पहले लोगों का डाटा भी शेयर कर देना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर्स पे ईमेल्स जो नादरा के पास हैं उन मोबाइल्स पे उनका डाटा भेज दें कि हमारी मालूमात के मुताबिक आपके पास ये सब कुछ है, आप इसको डिक्लेयर कर लें। तो आपकी ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। आप कभी भी सर इसको वर्टिकल नहीं बढ़ा सकते, आपको हॉरिजेंटल करना पड़ेगा, BTB करनी पड़ेगी, आपको सर जाना पड़ेगा, अपना अफगानिस्तान कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत डॉलर वहाँ पे आपका फ़्लाइट हो रहा है, आपका जो कैपिटल फ़्लाइट मुल्क से बाहर हो रहा है उसका रीज़न देखना पड़ेगा, बिजनेसमैन को ईज़ देनी पड़ेगी, सिंपल टैक्सेशन करनी पड़ेगी, और आपको बिजनेसमैन को, स्टेक होल्डर को साथ, फार्मा के लिए आपने लेजिस्लेशन की, आपने तो टैक्सेस की बात की, फार्मा के लिए सिंप्लीफिकेशन की कि आप 1% टैक्स दे दें, आपकी सप्लाई चेन के अंदर आपकी फाइनल डिस्चार्ज हो गया, इसके बाद कोई टैक्स नहीं। उसको हम रैशनलाइज नहीं कर सके। सारी फार्मा बेचारी कभी प्राइम मिनिस्टर के पास, कभी फाइनेंस मिनिस्टर के पास, कभी चैम्बर्स, कभी फेडरेशन, हर रोज़ कोई नया सर्कुलर निकलाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हमारी लॉ है वो ऐसा अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइन होता है कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सही कह रहे हैं। या तो उसमें मुशावरत करके लेके आएँ ताकि जिन लोगों पे कानून लगना है उनको कम से कम ऑन बोर्ड कर लें और उनकी राय के मुताबिक लगा लें। फार्मा को फैसिलिटी दी, वो चीख रहे हैं, और जिन लोगों पे पाबंदियां लग रही हैं वो चीख रहे हैं। इन हालात के अंदर मुल्क को आगे ले जाने के लिए वे फॉरवर्ड यही है कि आप ब्रॉडनिंग पे काम करें। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं इनको आप, जिस तरह हसन ने बताया कि कोई 38 के ऑडिट, इनकम टैक्स के ऑडिट, आपने इसी तरह से एक लॉ लेके आए कि 1 साल ऑडिट होगा तो 4 साल नहीं होगा। आपने बिजनेसमैन पे ट्रस्ट किया तो उसमें थोड़ा कायम रहे। अब इनकम टैक्स में छोड़ के उसको सेल्स टैक्स के स्टॉक्स देखने जा रहे हैं, उनके ऑडिट कर रहे हैं, उनकी विदहोल्डिंग के ऑडिट्स कर रहे हैं। लॉट ऑफ कॉम्प्लाइसेस, सही कह रहे हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन। हसन काजी साहब 2 मिनट है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2001 में 3 दफ़ा अपने कर्जे शेड्यूल करवाए, उसका इम्पैक्ट यह आया हमारी इकॉनमी चल पड़ी थी।
ऐसा आप क्या समझते हैं, ऐसे हालात में जब डॉलर भी नहीं है, स्टेक होल्डर के साथ भी आप नहीं बैठना चाहते, महंगे तरीन आप कर्जा ले रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे, तो फिर आपको चाहिए एमनेस्टी लानी चाहिए या स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए या कर्जा रिशेड्यूल कराना चाहिए, क्या समझते हैं? देखें, कर्ज़े जहाँ तक रीशेड्यूल कराने की बात है वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको अपना केस बेहतर प्रेजेंट करना चाहिए अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि आप फ्लड अफेक्टेड हैं इस वक्त। तो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो जाहिद साहब की बात थी उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा कि एमनेस्टी जो है ना, बिल्कुल सही फरमाया है कि जी एमनेस्टी के लिए डेटा आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप वॉलंटरली डिक्लेयर करें। आपको ये बताना चाहिए कि जनाब आपके ये एसेट्स मौजूद हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और आ गई भी है, और आप एक एक्स परसेंटेज जो 2%, 4%, 5% जो भी गवर्नमेंट बेहतर समझे उसको रखे, और उस परसेंटेज को भी अगेन ऐसा नहीं कि आप कहें नहीं जी 15% हम रखेंगे। अब देखें ना, उसमें आपने ये भी देखना है कि जो टैक्स पेयर के पास बकाया ऑप्शन या इश्यूज़ मौजूद हैं उसके तनाजुर में आप क्या परसेंटेज रखते हैं, वो इनकरेजिंग सॉर्ट ऑफ एमनेस्टी आए। और उस एमनेस्टी का अगेन पर्पस देखें, एमनेस्टी क्यों फेल हुई है हमारे मुल्क में। एमनेस्टी इसलिए फ़ेल हुई है कि कभी आज तक हमने एमनेस्टी फ़ाइल करने वाले को ये प्रूव नहीं किया कि वो सारे का सारा चीज़ें अपनी फ़ाइल कर रहा है नहीं कर रहा। हमने उसको पिक एंड चूज़ वाला चीज़ दी है। तो जैसे जाहिद साहब ने कहा, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप पिक एंड चूज़ का चांस उसको ना दें, आप ख़ुद पिक करके उसको बताएं कि जी क्या चीज़ डिक्लेयर करनी है क्या नहीं करनी, और उसको एक वे आउट ऑप्शन दें। क्योंकि देखिए, एक और बात भी समझने वाली है कि अगर हम ये समझेंगे कि जी वो सारे का सारा टैक्स 35% पे दे देगा तो फिर वही लिटिगेशन होंगी, वही सारा कुछ होगा। तो एमनेस्टी अगर उसका जहन आपका ब्रॉडनिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एमनेस्टी आप समझते हैं कि वक्ती खास रिकवरी है, तबकात के लिए है, खास नवाज तबकात के लिए, या उसका आपका मकसद कुछ और है, तो फिर एमनेस्टी मेरे लिहाज से कि वो जो है ना किसी के भी हक में नहीं। हसन अली कादर साहब आपको बहुत शुक्रिया, ज़्यादा चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स निज़ाम में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तकरीबन हम नाकाम हैं। अगर इस मौजूदा हालात में हुकूमत को बचना है और आगे अपने रिज़र्व चाहिए, ज़र मुबादला चाहिए, तो आज मौका है जो स्टेक होल्डरों के साथ बैठ कर ऐसी एमनेस्टी वो ऐसी ओपन बनाई जाए जो सब के लिए काबिल कबूल हो, तमाम टैक्स पेयर भी उससे फ़ायदा उठा सकें और जो टैक्स नेट में नहीं है वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर ही हाल है, मुआशी एक्टिविटी हैं वो चलाई जा सकती हैं। मुआशी जो इकनॉमिक सूरत हाल जो ख़राब है, जो बदहाली का शिकार है मुआशत हमारी, वो बेहतर की जा सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।